अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं जो देहरादून से आ रही है। डोईवाला तहसील में विजिलेंस की रेड पे तहसील अधिकारी को किया है ट्रैप, और ट्रैप की सूचना 5,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था अधिकारी। विजिलेंस की टीम कर रही है पूछताछ। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। 5,000 की रिश्वत लेते अधिकारी गिरफ्तार हुआ है और विजिलेंस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, क्या अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर? चांदनी, क्योंकि ये डोईवाला तहसील की ये खबर है। आज विजिलेंस की टीम वहां पहुंची और एक ट्रैप किया, जिसमें ये बताया जा रहा है कि मोहनलाल एक जो तहसील अधिकारी है, जिसने जमीन से संबंधित दस्तावेज को देने के लिए पीड़ित से 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी सूचना पर विजिलेंस की टीम वहां पहुंची और वो पूरा एक ट्रैप कर ये जो अधिकारी है मोहनलाल, अभी इससे पूछताछ की जा रही है। इसे यहाँ पूरा तहसील में एक तहसील जो क्षेत्र है वहाँ हड़कंप मचा है पूरे इलाके में। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि पूछताछ के बाद ही और भी बातें सामने निकल कर आ पाएंगी। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं हल्द्वानी में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी, अध्यक्ष मदन कौशिक के अलावा केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट और ज्यादातर पूर्व मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश स्तर के सारे नेता भी इसमें शामिल हैं। आज की बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव लाया जाएगा और इसके जरिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र में 8 साल पूरा होने पर उन्हें धन्यवाद दिया जाएगा। बीजेपी इस बैठक के दौरान आने वाले 3 महीनों की कार्य योजना भी तैयार करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हम हर 3-3 महीने में अपनी प्रदेश कार्यकारिणी करते हैं। इस बार हम पूरे एक रोड मैप बना रहे हैं कि हमको माननीय प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं उनको गांव-गांव तक ले जाना है। प्रदेश सरकार की जो जन उपयोगी योजना है उनको गांव-गांव तक ले जाना है और प्रत्येक घर-घर तक अपनी योजनाओं को बताना है। आज कार्य समिति का दूसरा दिन है। कार्य समिति हमारी 4 सत्रों में संपन्न होगी। एक समापन, एक उद्घाटन और दो सत्रों में हम एक में राजनीतिक प्रस्ताव आएगा और एक सत्र में हम मोदी सरकार के जो सेवा, सुशासन और कल्याणकारी योजनाएं हैं वो हम उस पर लेकर आएंगे। तो 4 सत्रों में कार्य समिति को संपन्न। और इसी खबर पे बात के लिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, इस बैठक को लेके अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है आपको, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में मौजूद हैं और कौन कौन से मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं? देखिए, मैं बीजेपी की कार्य समिति के बैठक जहां पे हो रही है वहीं पर मौजूद हूं और यहीं पर कार्य समिति चल रही है। और कार्य समिति का जो मेन एजेंडा वो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और जो केंद्र की 8 साल की सरकार रही है उसके नाम एक धन्यवाद प्रस्ताव यहां से भेजा गया है। मैं अंदर चल करके कोशिश करता हूँ थोड़ा सा आपको दिखाने की या बात करने की। मैम आ जाओ। अध्यक्ष जी, क्या रहा है कार्य समिति के दौरान, आज क्या रहा है पूरी बैठक? भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की कार्य समिति लगातार कल और आज यहाँ चल रही है। अनेकों प्रकार की योजनाओं पर आगामी दिनों पर बूथ के सशक्तिकरण को लेकर, हमारे कार्यकर्ताओं को सरकार की उपलब्धियों को लेकर, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो 8 वर्ष का एक कह सकते हैं स्मरणीय कार्यकाल है और अभूतपूर्व कार्यकाल है, उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की नीति है उनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जो जोरदार तरीके से इस प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी नीतियों को लेकर आगे बढ़ेंगे और संगठन को मजबूत करते हुए पुनः आगे के चुनाव पर हम और अधिक मतों से विजय प्राप्त करें, इसलिए सबको लेकर प्रयास चल रहा है। नेहा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आप। नेहा जी, आप भी कार्यकारिणी में अंदर निश्चित तौर पर मौजूद थी, तो क्या रहा अगला जो रोड मैप है, कैसे चलेंगे? जो निकाय के चुनाव आएंगे, पंचायत के चुनाव आएंगे, लोकसभा का अगली चुनौती आ रही है, उसको किस तरीके से पार्टी? आपको ध्यान होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जब वो देहरादून आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगला दशक उत्तराखंड का होने वाला है। तो 8 साल के जो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल रहा है, 5 साल जो उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार चली है, इस नींव पर रखते हुए कैसे आगे उत्तराखंड का डेवलपमेंट होगा, क्या विकास का रोड मैप रहेगा, किन मूल्यों पर हम काम करेंगे, कैसे उत्तराखंड को विश्व पटल पर एक पहचान दिलाएंगे, इसके लिए आज हमने प्रस्ताव भी पारित किया है। इसी के रोड मैप पर चर्चा होगी और आने वाले सत्रों में भी कैसे हम
हमारी जो संगठन की शक्ति, आपको पता है सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन आज भारतीय जनता पार्टी और सबसे मजबूत संगठन भी है। 94% वोट किसी विधानसभा चुनाव में लेकर आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कि आज की बैठक में ये भी तय हुआ कि अब लोकसभा में भी 94% वोट ही लाने हैं आपके प्रत्याशी को, ये भी तय हुआ। देखिए, मीडिया के हमारे साथी आप लोग ही बोलते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता कभी आराम नहीं करते, तो उसको आगे बढ़ाते हुए हमने तुरंत ये जीत से आगे बढ़कर अगला लक्ष्य हमारे सामने रख दिया गया है हमारे नेताओं द्वारा। शैलेंद्र, क्योंकि ये बैठक तो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बैठक के दौरान ही तमाम जो अहम मुद्दे उन पर भी बातचीत हुई, लेकिन जो राजनीतिक प्रस्ताव लाए जाने की बात की जा रही है, वो राजनीतिक प्रस्ताव क्या कुछ है, जरा आप उसके बारे में बताइए। मैं नेहा जी से ही पूछ लेता हूं क्योंकि वो बैठक में मौजूद थी। नेहा जी, जो राजनीतिक प्रस्ताव की बात हो रही थी, उस राजनीतिक प्रस्ताव में क्या अहम बात है? निश्चित तौर पर क्योंकि राजनीतिक प्रस्ताव तो अजय भट्ट जी ने पेश किया और उसका अनुमोदन भी उन्होंने किया है दूसरे नेताओं ने, तो आज जो राजनीतिक प्रस्ताव आया उसकी मोटी बातें क्या रही? देखिए, जैसा मैंने कहा कि 8 साल में क्रांतिकारी काम इस देश में हुए हैं। ऐसा नहीं था कि पहले इस देश में गैस नहीं पहुंचानी चाहिए थी हर घर पर, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हुआ। आज सड़कों का जो जाल पूरे देश में बिछाया, आज हम दिल्ली से हल्द्वानी या देहरादून से हल्द्वानी जब हम 5-6 घंटे में पहुंच जाते हैं, ये सारी जो है क्रांतिकारी चीज़ें हैं, उपलब्धियां हैं। लेकिन ये इनफ नहीं है। आज के हमारे राजनीतिक प्रस्ताव में किस तरीके से हमारा संगठन और आगे बढ़ाते हुए एक उत्तराखंड को विजन देने का काम करेगा, जो ये हमें एक नींव बना के दी है नरेंद्र मोदी जी ने और पिछले 5 साल के हमारे कार्यकाल ने, उसको आगे बढ़ाते हुए किस तरीके से उत्तराखंड का विजन रखा जाएगा, इस पर एक प्रस्ताव पारित हुआ है। क्या क्या आगे कार्य संगठन के रहेंगे, इस पर प्रस्ताव पारित हुआ है। कुछ आंतरिक मामले होते हैं, कुछ सार्वजनिक किए जाएंगे। तो मोटा मोटा आने वाले उत्तराखंड की नींव रखने का काम हमारा आज का ये जो सत्र है वो करेगा। ऐसी बातें भी हुई कि संगठन और सरकार के बीच में समन्वय कैसे बेहतर हो, क्योंकि डिलीवर तो अल्टीमेटली सरकार को करना है, वादे भले ही पार्टी ने किए हों। बिल्कुल, देखिए, संगठन और सरकार के बीच में समन्वय बनाने की कला केवल भारतीय जनता पार्टी को ही आती है और हमने इस चुनाव में भी देखा किस तरीके से हमारे आदरणीय संगठन मंत्री जी के नेतृत्व में और धामी जी के चेहरे पर हमने चुनाव लड़ा और जो थोड़ी सी टीस रह गई थी वो चंपावत की जनता ने अपने आशीर्वाद से दूर कर दी। तो संगठन शैलेंद्र, क्योंकि आगे के 3 महीने का रोड मैप भी यहाँ पर तैयार किया गया और साथ ही साथ जो राजनीतिक प्रस्ताव है उसमें मोदी सरकार के जो 8 साल के कार्यकाल रहे हैं उसकी उपलब्धियों को बताया गया है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने व्यायाम करते हुए अपना एक वीडियो जो है वो ट्वीट किया है। ट्वीट करके सीएम धामी ने लिखा है कि जिस प्रकार संतुलित आहार से शरीर को पोषण मिलता है, उसी प्रकार व्यायाम से भी शरीर दीर्घ समय तक हष्ट-पुष्ट एवं निरोगी बना रहता है। मेरी आप सभी से अपील है कि नियमित व्यायाम करें और जीवन में एक नई ऊर्जा के साथ निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें। सरकार की 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन जैसी महत्वाकांक्षी योजना पर ऑफिसर किस तरह पलीता लगा रहे हैं, इसका अंदाजा ऊधम सिंह नगर के गुलर भोज में स्थित बौर जलाशय को देखकर लगाया जा सकता है। 9 किलोमीटर लंबे इस जलाशय में वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां संचालित होने के बजाय मछली पालन का काम हो रहा है। आप ये रिपोर्ट देखिए। प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज बौर जलाशय को 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन में शामिल किया गया है। मकसद था इसे पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित कर यहां सैलानियों को आकर्षित करना, राष्ट्रीय स्तर की वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां आयोजित करना। अभी भी यहां बिना किसी प्रोत्साहन के बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं और मोटर बोटों से जलाशय की रोमांचक सैर का लुत्फ लेते हैं। लेकिन मत्स्य विभाग के एक आदेश ने पर्यटकों के रोमांच के साथ ही इस पूरी योजना को ही खटाई में डाल दिया है। मत्स्य विभाग ने बौर जलाशय में 10 साल के लिए यूपी की एक कंपनी को मछली पालन का ठेका दे दिया। बौर जलाशय को पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने में जुटे स्थानीय विधायक अरविंद पांडे भी मत्स्य विभाग के इस फैसले से बेहद नाराज हैं। कि मछली पकड़ने के ठेके होने की वजह से कहीं न कहीं डेस्टिनेशन पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके लिए विभागीय मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से भी मैंने वार्ता की है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस जलाशय के साथ कोई नाइंसाफी नहीं करेगी। मेरे संज्ञान में वहाँ के जो हमारे अरविंद पांडे जी ने हैं वो मेरे संज्ञान में लाए हैं और उसकी हम पूरी जांच करा रहे हैं
और उसके बाद उसको पर्यटन के क्षेत्र में उसको खोला जाएगा। उसमें हमारी कई महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, पर निश्चित रूप में आपने जो बात बताया है वो समस्या वहां पर बनी हुई है, तो उस पर हम निश्चित रूप में निर्णय लेंगे। बौर जलाशय के टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में चिन्हित करने के बावजूद इसमें मछली पालन का ठेका दिए जाने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि यूपी की कंपनी को एक साथ 10 साल के लिए ठेका क्यों दे दिया गया, और वो भी बेहद कम दरों पर। पिछली बार ये ठेका सालाना 1 करोड़ 15 लाख का था, जो इस बार इससे कई गुना कम 38 लाख रुपए सालाना की दर से दिया गया। इस गड़बड़ झाले को लेकर प्रभावित कारोबारी हाईकोर्ट भी पहुंच गए हैं। देखिए, बौर जलाशय का जो मैटर है वो माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है, इसलिए मैं उसमें बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जो भी प्रदेश हित में होगा वो किया जाएगा। बहरहाल विभागों के बीच तालमेल की कमी ने 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन जैसी योजनाओं को खटाई में डाल दिया है। पर्यटन गतिविधियों के बजाय यहां मछली ठेकेदार ने मछली पालन का काम शुरू भी कर दिया है, तो पर्यटन कारोबारी, वोट संचालक हैरान और परेशान हैं। मामला तूल ना पकड़े, इसके लिए अफसर अब लीपापोती में जुटे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए गुलर भोज से चंदन बंगारी के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अब आज चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं और लगातार हो रही घोड़ों की मौत पर हाईकोर्ट काफी सख्त है। हाईकोर्ट ने 600 से अधिक घोड़ों की मौत पर कोर्ट ने केंद्र राज्य समेत चारधाम यात्रा के जिलों के डीएम को नोटिस जारी किया गया है और 22 जून तक जवाब मांगा गया है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस ने सरकार से पूछा है कि क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्यों ना चारधाम यात्रा में एक कमेटी का गठन कर दिया जाए। कोर्ट ने राज्य में डॉक्टरों की कमी पर भी टिप्पणी की है और कहा कि नेशनल मानक के अनुसार ना तो जानवरों के डॉक्टर हैं और ना ही इंसानों के। आपको बता दें कि समाज सेवी गौरी मौलेखी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। नाम की एक जो बीमारी है जो घोड़ों से इंसानों में फैलती है, उसका भी कोई चेक नहीं हो रहा, तो ये सब बीमार घोड़े ऊपर नीचे चल रहे हैं और यात्रियों में भी बीमारी फैला रहे हैं। इतने सारे ह्यूमंस मर चुके हैं क्योंकि या तो घोड़े से टकरा जाते हैं, ऊपर नीचे भागते दौड़ते घोड़े पैनिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, कोलिजन्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग घोड़ों से गिरते हैं। भारत सरकार की तरफ से भी पत्र लिखे जा चुके हैं और वो नहीं मान रहे, हमारी तरफ से पत्र लिखे जा चुके हैं जो वो अनसुने कर रहे हैं, तो फिर हाईकोर्ट आने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। चारधाम यात्रा में पहुंचे रिकॉर्ड श्रद्धालु, प्रदेश में पहुंचे 17,25,000 श्रद्धालु। केदारनाथ धाम में 5,70,000 श्रद्धालु, बद्रीनाथ धाम में 5,74,000 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। गंगोत्री धाम में 3,06,000 श्रद्धालु पहुंचे। यमुनोत्री में 2,32,000, हेमकुंड साहिब के में 43,000 श्रद्धालु ने दर्शन पूजन किए। तो चारधाम यात्रा में मृतकों की संख्या पहुंची है 176। स्वास्थ्य कारणों से हुई चारधाम यात्रियों की मौत 52 महिलाएं, 124 पुरुषों की मृत्यु हुई है और गंगोत्री धाम में 14, यमुनोत्री में 60, बद्रीनाथ में 31 और केदारनाथ में 71 यात्रियों की मौत हुई है। उत्तराखंड में अगले एक हफ्ते तक जबरदस्त गर्मी पड़ने वाली है। पाकिस्तान, पंजाब और राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं के चलते उत्तराखंड में भी जबरदस्त लू और तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले एक हफ्ते में ही मैदानी जिलों में 40 से 42 डिग्री के बीच तापमान चल रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक के मुताबिक 14 तारीख तक तपती गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है, जबकि 11 और 12 तारीख के बीच उमस भरी गर्मी और लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। 15 तारीख के बाद ही टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। उसके बाद प्री मॉनसून एक्टिव के चलते ही हल्की बारिश के आसार बनते हुए नजर भी आ रहे हैं। जो है आज 8 तारीख जून की हो गई है। हालांकि जून में थोड़े नॉर्मल भी ज़्यादा ही रहते हैं, लेकिन अभी जो पूरे वीक पीछे आपने देखा कि कोई रेनफॉल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कुछ मिली नहीं पूरे प्रदेश में, और फिर लगातार जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं बढ़ते गए हैं। और इस समय अगर बात करें तो करीब ये पहाड़ों में बात में करूं तो वहाँ पर भी ये 5 से 6 डिग्री तक नॉर्मल से जो है ऊपर आ रहे हैं। और इसी तरह मैदानी क्षेत्रों में खासकर गढ़वाल रीजन की एक बात करें तो वहाँ पर भी ये जो है 5-6 डिग्री तक जो है कुछ जगहों में सामान्य से ऊपर है। तो बिल्कुल इस समय गर्म है। और अगर मैं टेम्परेचर वाइज बात करूँ तो 40 से 42 डिग्री तक मैदानी क्षेत्रों में इस समय तापमान चल रहे हैं। देहरादून की लखीबाग इलाके में महिला का जला हुआ शव रीठा मंडी के पास रेलवे ट्रैक के पास खंडहर में पड़ा मिला है। सूचना पर चौकी लखीबाग व कोतवाली नगर से पुलिस फोर्स सहित मौके पर पहुंचे हैं।
महिला के दाहिने हाथ पर विमला लिखा हुआ है और बाएं हाथ पर 2 बच्चों के टैटू भी बने हुए हैं। महिला की शिनाख्त ना हो, जिसके चलते शव को जलाने का प्रयास भी किया गया है। पुलिस द्वारा शव का पंचायतनामा भरकर शव को अग्रिम कार्रवाई हेतु मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं मामले में एसपी सिटी सरिता डोभाल का कहना है कि मामला महिला के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या का लग रहा है। साथ ही बॉडी को इसलिए जलाया गया ताकि शिनाख्त ना हो सके। देखिए, ये कोतवाली में सूचना मिली थी कि जो है लक्कीबाग के पीछे खंडहरों में एक महिला का शव मिला है, जिस पर हम लोग मौके पे गए थे। तो जो डेड बॉडी है वो आधी जली हुई है और मौके पर फील्ड यूनिट को बुलाया गया है। शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पिथौरागढ़ में मेडिकल सुविधाएं वैसे ही पटरी से उतरी हैं, बावजूद इसके पूरी तरह बनकर बेस अस्पताल अभी तक संचालित नहीं हो पा रहा है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ में पड़ोसी जिले चंपावत के साथ ही नेपाल के भी मरीज आते हैं। मरीजों का भारी लोड होने के बाद भी यहाँ की हेल्थ सर्विस की किसी को सुध नहीं है। हेल्थ सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए एनडी तिवारी सरकार में यहाँ बेस हॉस्पिटल स्वीकृत हुआ था, जो कछुआ चाल से चलते हुए अब जाकर 17 सालों में बनकर तैयार हुआ है। 63 करोड़ की भारी भरकम धनराशि से बेस हॉस्पिटल के 5 ब्लॉक तैयार हो चुके हैं, फिर भी इसका संचालन नहीं हो पा रहा है। जो बेस हॉस्पिटल है, बेस हॉस्पिटल में इन्होंने अभी तक पद सृजित नहीं किए हैं। पद सृजित करते तो वो संचालित होता। इससे पहले भी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो हमारा मेडिकल कॉलेज है उसका दोबारा शिलान्यास किया और आज दुर्भाग्य से देखिए कि जैसा का तैसा पड़ा हुआ है। कुछ ऐसा ही हाल मेडिकल कॉलेज का भी है। 20 एकड़ की भूमि पर बनने वाले मेडिकल कॉलेज का गजट नोटिफिकेशन 2015 में हो चुका है। 325 करोड़ की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज के लिए 90% धनराशि केंद्र से मिलनी है, फिर भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण अब तक फाइलों में ही लटका है। ये बात अलग है कि स्वास्थ्य मंत्री 100 दिनों के भीतर बेस हॉस्पिटल और 2024 तक मेडिकल कॉलेज बनाने का दावा कर रहे हैं। बेस हॉस्पिटल हमारा 100 दिन का जो टारगेट है सरकार का, तो इस 100 दिन में हम बेस हॉस्पिटल को शिफ्ट करके इसको रन करेंगे। हमारा टारगेट ये है कि हम 2024 तक मेडिकल कॉलेज बना के तैयार करेंगे और 2025 और 26 में पहला बैच हम यहाँ शुरू करेंगे। जिले की खस्ताहाल हेल्थ सर्विस को पटरी पर लाने में बेस और मेडिकल कॉलेज अहम रोल निभा सकते हैं, लेकिन जरूरी ये भी है कि ये दोनों सेंटर समय रहते संचालित हो सकें, तो इसका लाभ बड़े स्तर पर लोगों को मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। तो चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को जगह जगह चेकिंग होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी की यमुनोत्री धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को पुलिस द्वारा जगह जगह चेकिंग किया जा रहा है, जिससे तेज धूप में श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि चेकिंग होना ठीक बात है, लेकिन जगह जगह चेकिंग से हमारा काफी समय भी बर्बाद हो जाता है। साथ ही जिस जगह चेकिंग भी हो रही है, बस जगह पर बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। नीचे चेक करा के आए, फिर 2 मिनट बाद फिर हमको ऊपर रोक लिया। हमारा तो रजिस्ट्रेशन भी हो रखा है, बकायदा कार्ड है, फिर भी हर जगह जगह पे रोक रहे हैं। बच्चे अलग परेशान हो रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। अपना रजिस्ट्रेशन किए है, उसको तो सभी जगह उसका एंट्री का रिकॉर्ड रहना चाहिए, वो देख के हम लोग का भेजना चाहिए। लेकिन रख के बहुत 80-85 बरस का बुढ़ा भी है, जवान भी है, बाल बच्चे भी है, बीच बीच में रोक के जो तंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सरकार का सभी जगह में उसका चैनल नहीं है, ये इसका व्यवस्थित करना चाहिए। वो लोग जो सरकार जो रोक रहे हैं, तो थोड़ी मिला के भेज रहे हैं, इसके लिए तो ठीक है, लेकिन एक जगह रजिस्ट्रेशन करने से सभी जगह में उसका रिकॉर्ड पहुँचना चाहिए। अब देखें, अब आगे चल रहे हैं और क्या देखेंगे आगे। अभी तो शुरू किए हैं यात्रा। गाड़ी लेके चलते हैं दिल्ली से, बड़ी परेशानी आ रही है। हर एक जगह रजिस्ट्रेशन का पूछ रहे हैं, पंजीकरण का, और पैसे लेके गाड़ी छोड़ते हैं। हर जगह हमारे को तंग कर रहे हैं। घनसाली में गाड़ी मोड़ रहे हैं, जहाँ भी देखो जब वही उसका ही पंगा डाल रहे हैं, जो कि हमारे कागज सारा ग्रीन कार्ड सब कुछ ओके होता है। हमारे को बहुत परेशानी आ रही है।
उत्तरकाशी में कूड़े को सीधे भागीरथी नदी में जेसीबी मशीन द्वारा फेंके जाने की एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आई है। तस्वीरें जिला मुख्यालय उत्तरकाशी की तामखानी सुरंग से सामने आई है, जहां गंगोत्री हाईवे पर हर दिन कई टन कूड़ा एकत्रित किया जाता है। तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से नगर पालिका उत्तरकाशी कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था ना होने से कूड़े को ठिकाने लगाने में लगी हुई है। बड़ी मात्रा में नदी में गिर रहा कूड़ा से गंगा नदी को मैली कर रहा है। तस्वीरें तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिससे सरकार और जिला प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड में रोड रेज ड्राइवर 14 से 16 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं और देखने वाला कोई नहीं है। मोटर व्हीकल वर्कर एक्ट का ये सीधे तौर पर उल्लंघन तो है ही, साथ ही हादसों के होने की एक बड़ी वजह भी मानी जा रही है। 7,000 करते हैं, किलोमीटर करते हैं, तो शाम को पकड़ते हैं 4 बजे, फिर सारी तो पूरी हो जाती है, रात हो जाती है, फिर यहाँ पहुँचते हैं तो फिर पहुँचते हैं 4 बजे। वही हमारी 16,000 रुपये बनती है सर, सैलरी बनती है। किलोमीटर निकलेंगे मैम, तनख्वाह नहीं बनेगी, इसलिए चलान पड़ते हैं। लगभग 800 किलोमीटर करना पड़ता है, तब बैठती 15-20 हज़ार रुपये में। परिवहन निगम का ये ड्राइवर पिछले 4 दिन से बिना आराम लिए लगातार गाड़ी चला रहा है। पिथौरागढ़ से देहरादून तक का सफर ये 2.5 दिन में पूरा कर पाए और बिना रुके लगातार गाड़ी चलाई। लेकिन इन जैसे हजारों ड्राइवर हैं जो इसी तरह 14 से 18 घंटे या उससे भी ज्यादा समय से गाड़ी चला रही है, जबकि नियमों के मुताबिक ड्राइवर को 6 घंटे गाड़ी चलाने के बाद 9 घंटे का आराम मिलना चाहिए। मगर 2.5 रुपए प्रति लीटर की दर से ड्राइवर को जब सैलरी मिलती है तो उनको महीने में 10 से 15 हजार रुपए की सैलरी बन पाती है। ऐसे में घर चलाना तो मुश्किल है ही। हालांकि मंत्री कहते हैं कि मामला अब संज्ञान में आया है, इसकी जल्द ही समीक्षा की जाएगी। क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना हमारे संज्ञान में आई है, तो हम इस कार्रवाई को भी करेंगे। जो लगातार ड्राइवर जो लगातार चल रहे हैं उनको भी रेस्ट देने का काम कराएंगे और इसकी समीक्षा भी हम गंभीरता से करेंगे। प्राइवेट बस ऑपरेटरों द्वारा भी इतना कम वेतन चालकों को दिया जा रहा है और परिवहन निगम में भी पर किलोमीटर स्कीम में 2.5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही कम है। अब लगातार गाड़ी चलाने से ड्राइवर थकेगा नहीं तो क्या होगा? ऐसे में इसकी गंभीरता पर अधिकारियों का लचर रवैया भी कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और चलिए बात करते हैं, शनिवार को IMA की पासिंग आउट सेरेमनी होने जा रही है। उसमें पहले जेंटलमैन कैडेट्स को उनके ट्रेनिंग के दौरान के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए अवार्ड सेरेमनी आयोजित की गई है। अवार्ड सेरेमनी में अलग अलग बटालियन में हुए शानदार परफॉर्मेंस के आधार पर कैडेट्स को अवार्ड दिए गए। All the instructors, my course mates, they were there to help us at each and every prospect. There were times when we thought of giving up, but it was my course mates who motivated me to complete each and every exercise and every event. सबसे पहले तो ये one of the best institutions है all over the world, so training तो बहुत अच्छी है and of course my grandfather is very happy. He is coming for the passing out parade also, so all is dedicated to him only. और आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।